चाहा तुझे है जहां से भी ज्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार। एक्चुअली मैं मुंबई आया था गाना गाने के लिए और उसका मौका मुझे मिला नहीं। ओके तो फिर ये हुआ कि मैं जहाँ जाता था किसी म्यूज़िक कंपनी में बोल के कि यार मेरा गाना सुन लीजिए, तो बोलते थे आप थोड़े ठीक ठाक दिखते हैं, आप म्यूज़िक वीडियो कर लीजिए। और मैं बोलता था कि मैं उसी म्यूज़िक वीडियो में आऊँगा जिसमें मेरी आवाज़ You were होगी। blessed to do a song with Asha ma'am. as Yes, well. absolutely, Yeah, absolutely. yeah, In fact, she launched us. Yes. हमारी लॉन्च में ऑल थैंक्स टू चिंटू। yeah. वो अपने ग्रैंडसन के लिए आई थी, फिर बाद में वी डेवलप्ड अ बॉन्ड वेयर शी बिकेम सच अ स्ट्रॉन्ग फोर्स इन आवर लाइफ। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबिन तिसेकर, आपका होस्ट, और आपका स्वागत है ग्रीन रूम चैट्स में। आज हमारे साथ ऐसे शख्सियत मौजूद है जिनकी आवाज़, उनकी पर्सनालिटी, उनका सफ़र 90s और 2000 की एक पूरी जनरेशन के लिए यादगार रहा है। एक आइकॉनिक पॉप बैंड का हिस्सा रहकर उन्होंने म्यूज़िक की दुनिया में एक अलग ही छाप दी छोड़ चुके हैं। प्लीज़ वेलकम करण ओबरॉय। थैंक यू मोबिन, थैंक यू फॉर हैविंग Karan, मी। so Karan, before we start our podcast, I want to confess something today. Like 2 years back, somebody reached out to me and say, Band of Boys is looking for a manager. I just said, I want to go ahead with that because I'm a 90s kid and हम रेडियो पे ये गाने सुन सुन के बड़े हुए हैं। Right. Like मुझे याद है स्कूल फंक्शंस में, एनुअल फंक्शन में, we used to dance on this songs, मेरी नींद, गोरी तेरी आंखें and all that. Right. So for me, it was not working for something else. It's just for my pop sensation Right. icons. So it's Thank you. 2 years journey. It's a lot of roller coaster ups and Yeah, downs, yeah. but I'm really enjoying that. No, but I must give you full credit for this movie and I must share that with people. You know, most people don't understand कि अगर कोई बैंड बहुत बड़ा बनता है या कहीं पर पहुंचता है, किसी रास्ते में पहुंचता है, तो उसके पीछे ना, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बरगद का पेड़ जो है बहुत ऊंचा जाता है, लेकिन उसकी जड़ें जब मजबूत होती है ना, जी, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। हम आर्टिस्ट के बारे में सब लोग बात करते हैं कि आप अच्छे इतने ऊंचे पायदान पे पहुंच गए, बट बहुत बड़े दरख्त को पकड़ने के लिए जो नीचे जड़ें होती है ना, वो उनकी मैनेजमेंट टीम होती है। Thank you so much, Karan. मतलब जैसे आपने बोला अप्स एंड डाउन्स की बात की, अप्स एंड डाउन्स सभी की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन जो शख्सियत आपके और जो लोग आपके साथ खड़े रहे कि इट डजंट मैटर कि लो है या हाई है, हम आपके साथ हैं। आई थिंक दोज आर द परफेक्ट मैनेजर्स इन द वर्ल्ड एंड दे कॉन्ट्रीब्यूट टू स्टारडम इन मोर वेज देन एनीबडी कैन इमेजिन। सो फुल क्रेडिट टू यू। Thank you so much, Karan, for the kind words. So Karan, मैं आपको राघव बुलाऊं या करण बुलाऊं? आप मुझे करण बुलाओ बिकॉज यू ऑल्सो मैनेज मी एंड द बैंड ऑफ बॉयज। राघव इज़ फॉर पीपल जिनकी मेमोरी में अभी भी जैसी कोई नहीं है और उन्हें लगता है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा प्यार मिला। So जैसी कोई नहीं से पहले आप मॉडलिंग में आए थे कि पहले एक्टिंग स्टार्ट करके फिर मॉडलिंग में आए? नहीं, एक्चुअली बिकॉज ये लोग आज भी थोड़े कंफ्यूज हैं। मैं मुंबई आया था गाना गाने के लिए और उसका मौका मुझे मिला नहीं। Okay. तो फिर ये हुआ कि मैं जहाँ जाता था किसी म्यूज़िक कंपनी में बोल के कि यार मेरा गाना सुन लीजिए, तो बोलते थे आप थोड़े ठीक ठाक दिखते हैं, आप म्यूज़िक वीडियो कर लीजिए। और मैं बोलता था कि मैं उसी म्यूज़िक वीडियो में आऊँगा जिसमें मेरी आवाज़ हो। जी। तो बट वैसे ही जब मैं वो भटक रहा था तो वहाँ पर मुझे मॉडलिंग के मौके मिले और फिर एज अ कमर्शियल मॉडल मैंने को 200-250 एड फिल्म्स करी, साबुन से लेकर तेल से लेकर जूते तक सब बेचा। तो उसी के चलते जब व्हेन आई वाज डूइंग कमर्शियल मॉडलिंग आई गॉट एन ऑफर टू बी अ पार्ट ऑफ अ सीरीज कॉल्ड साया एंड दैट डिड। तो वो उस टाइम वो सिर्फ 10-15 एपिसोड का कैरेक्टर था और संजय सर पहले मैं उनसे वाकिफ़ था, उनके साथ मैंने एक शो किया था त्रिकाल करके। तो उन्होंने बोला यार ये तू कर ले, तो मैंने सर मैं तो अभी भी ना कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से सिंगर बन जाऊँ। तो बोले देख 10 एपिसोड का रोल है, तू आ जा और शूट करके चले जाना। अब वो 10 एपिसोड शुरू हुए, 260 बन गए। वो पता नहीं चला बिकॉज कैरेक्टर बहुत अच्छा लिखा हुआ था वो। जी। और दोनों जो मेरे को एक्टर्स थे, अचिंत कौर और मानसी जोशी रॉय, थे वो फैंटेस्टिक एक्टर्स। तो और माधवन, तो ये चारों लोगों का जो पिलर था उस शो को लेकर वो इतना बढ़िया चला। फिर उसके बाद मैंने भी सरेंडर कर दिया कि यार इतना प्यार मिल रहा है कैरेक्टर को, तो फिर वो जर्नी वहाँ से शुरू हो गई एक्टिंग वाली। जी करण, लेकिन फिर आप जैसे कह रहे थे कि आपको म्यूजिक में आना था, यू वांटेड टू सिंग। यस, जैसे कोई नहीं, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट, Right. the highest TRP show of television industry that period of time. तो आप वो रिस्क पे क्यों जाना चाहते थे सिंगिंग के लिए? नहीं, नो, जस्ट क्लियर द कंफ्यूजन। जस्सी के टाइम मतलब साया के टाइम पे म्यूजिक करियर नहीं था मेरा। साया के बाद बैंड ऑफ बॉयज़ की स्थापना मैं कर चुका था। ओके, आई एम द फाउंडर मेंबर ऑफ बैंड ऑफ बॉयज़। तो वो हो चुका था। उस पे आऊँगा। बट आई एम जस्ट से कि वो जर्नी जस्सी की उसके बाद थी। ओके। तो जब जस्सी के लिए मुझे पहली बार बुलाया गया था तो मुझे अरमान के रोल के लिए बुलाया था दिया ने कि आप वो कर लीजिए।
और मैंने बोला नहीं, मेरा बैंडो बॉयज़ जो चल पड़ा है और हम दुनिया घूम रहे हैं बैंडो बॉयज़ के साथ, तो बड़े मज़े आ रहे हैं और मैं इसी के लिए आया था मुंबई, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। फिर उसने मुझे बुलाया, एक और कैरेक्टर था जो आई थिंक समीर सोनी ने प्ले किया था। फिर मैंने बोला, तब भी मैंने मना कर दिया जी। फिर जब तीसरी बार फ़ोन आया तो उसने भी यहाँ पर भी बड़ी आई बीन वेरी ब्लेस्ड दैट वे मोबिन, क्योंकि जब मुझे दिया ने इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए बुलाया था, राघव के लिए, तो उस टाइम भी यही कहा था कि 10 एपिसोड का रोल है, तू कर ले। और 10 का वो भी 10 का उसमें भी 200-250 एपिसोड हो गए उसके। तो आई वाज वेरी ब्लेस्ड कि मुझे कैरेक्टर्स बड़े सही मिले, वेयर दे सूटेड माय पर्सनालिटी एंड प्रोफाइल, सो दैट्स व्हाई द लव हैपेंड। इट वाज वेरी लविंग कैरेक्टर। करेक्ट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और उस तरह के कैरेक्टर्स मतलब बहुत कम लिखे जाते हैं आजकल, तो यू नो। मैं हाल ही में एक स्टोरी सुन रहा था लेस्ली सर के मुंह से, लेस्ली लुइस सर के मुंह से, कि एक यंग लड़का एक्टिंग करियर बना रहा है, पूरी ज़ोर शोर में कर रहा है और उनके पीछे पड़ा है कि मुझे एल्बम करनी है, मुझे एल्बम करनी है। तो इसका क्या है कहानी? एक्चुअली मुझे बिकॉज सिंगिंग जब मैं मॉडलिंग कर रहा था तो थोड़े ठीक ठाक पैसे कमा लिए थे, घर वगैरह खरीद लिया था, तो अब मुझे लगा कि यार जो सपना था उसको पूरा करने के लिए मुझे आई मस्ट चेज द राइट पीपल। एंड लेस्ली जो है उस टाइम, नॉट उस टाइम, अभी भी इज़ द डॉइन ऑफ इंडी पॉप म्यूजिक। वो के की एल्बम कर चुके थे, अलीशा की एल्बम कर चुके थे, आई की एल्बम कर चुके थे, आशा भोसले की एल्बम कर चुके थे। एंड ऐसे तो मुझे लगा कि ही इज़ द राइट पर्सन टू बी एबल टू लॉन्च मी इन माई म्यूजिक करियर। तो मैं उनके पीछे पड़ा, हाथ धो के पीछे पड़ गया कि भैया आप प्लीज़ करिए मेरे साथ, और वो मुझे टालते रहे। 2 चांस दिए थे आपको। दिए थे। चांस में आप शायद कुछ मैं गड़बड़ करके आया। पहली बार उन्होंने मुझे बुलाया तो पहले तो बहुत लटकाया, फिर एक बार बुलाया माइक के सामने और मैं इतना नर्वस था कि मैंने इतना बुरा गाया। तो वो बात जो है, मतलब वो मुझे लगा कि यहाँ तो ख़त्म हो गया, बिकॉज आई वॉज सो नर्वस। ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड ही वॉज गॉड फॉर अस, ही वॉज लेजेंड। एंड मैंने इतना गड़बड़ाया वहाँ पे और मुझे लगा यार ड्रीम ख़त्म हो गई अभी। फिर बहुत टाइम के बाद, 1-1.5 साल के बाद, मैं को दोबारा उनके पास गया और वो मेरी जिद से जो है वो बोले कि यार बहुत जिद्दी आदमी है, बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ है। आप गए थे खुद का एल्बम बनाने के लिए? खुद के एल्बम के लिए गया था जी, जो बिल्कुल नहीं हुआ जी। उसके बाद सुधांशु मेरा नेबर था। अच्छा। और हमने वो घर साथ में लिए थे दोनों, मतलब बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर था। और एक दिन मैंने उसे ऐसे ही अपने घर में गाते हुए सुना। वी वर मॉडल्स, सो वी न्यू ईच अदर एज मॉडल्स, बड़ी पुरानी दोस्ती है हमारी। तो मैंने उसको गाते हुए सुना, बोला यार बहुत कमाल का गाना गाता है। तो मैंने उसको बुलाया तो बोला गाना गाएगा? तो बोला यार मतलब मैं तो ऐसे ही गाता हूँ, बाथरूम सिंगर, ऐसा नहीं यार, बहुत अच्छा गाता है तू, लेट्स गो एक्सप्लोर दिस। तो दूसरी बार मैं गया तो मैंने बोला वो वैम डुओ था ना जैसे, कि हम दोनों गाएंगे। तो फिर वो किसी मुझे प्रमोटर के पास लेकर गए और उन्होंने बोला कि यार तुम 2 हो, अगर 5 हो जाओ सो देन मतलब एक बॉय बैंड बन सकता है, दिस कैन बी डन। और वहाँ से शुरुआत हुई इस प्रोसेस की। And फिर by that time when he heard Sudhanshu sing, Leslie thought he was brilliant and he's genuinely very good at singing. तो उन्होंने बोला यार ये तो अब कुछ लग रहा है कुछ लेजेंड बात बन सकती है। और वहाँ से फिर ऑडिशन शुरू हुए और वो सब हुआ और वो प्रोसेस में फिर चिंटू केम इन, शेरन केम इन, सिद्धार्थ केम इन, एंड ऑल ऑफ देम हैव म्यूजिकली पेडिग्रीड लोग थे। चिंटू भोसले ग्रैंडसन ऑफ आशा भोसले, सिद्धार्थ हल्दीपुर कम्स फ्रॉम हल्दीपुर फैमिली। A song with Asha ma'am. Yes, absolutely, absolutely. In fact, she launched us. हमारी launch में all thanks to Chintu. वो अपने grandson के लिए आई थी. फिर बाद में we developed a bond where she became such a strong force in our life. जब reignite हुआ था, for again that the same moment Asha ma'am was still there. Yes. आई का आशीर्वाद बड़ा प्यारा सा रहा है हमारे ऊपर। और मतलब ये तो एक ब्लेसिंग ही हो सकती है मोबिन की, इतनी बड़ी आइकॉनिक, लेजेंडरी आइकॉनिक जो टाइमलेस है, उनका हाथ 5 लड़कों के ऊपर पड़ा। तो मैं कह रहा हूँ उनकी रोशनी हम पर आई। आपके साथ जो मैंने वीडियोस पुराने BTS देखे हैं, जो मस्ती जो आपके साथ करते थे, like she was very connected to all of you all. She was very warm, very motherly, very grandmotherly actually. And what was special about Ai was कि she is very blunt. मतलब हम अगर अच्छा नहीं गाएंगे तो वो डांट दे देती हमें। मुझे एक लाइन पता है कि उन्होंने कहा था कि अगर आप गलत सुर देंगे तो मैं बीमार हो जाऊंगी 2 हफ्ते के लिए। Yes, correct. तो वी वर वेरी ब्लेस्ड दैट वे कि आई का हाथ हमारे पर। तो मुझे लगता है कि वो जो रोशनी हम पर गिरी ना, उस पर सारे दिग्गज पिलर्स थे, हरिहरन, लेस्ली लुइस, आशा भोसले। अब उनकी रोशनी के अंदर हम थोड़े चमका गए और फिर एक बैंड की अपनी स्ट्रेंथ थी। तो क्या आपको लगता है यू वर द पायनियर्स लाइक क्रिएटिंग अ इंडी पॉप बैंड दैट पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई यू गॉट द फेम, और इट वाज समथिंग एल्स? नो, पायनियर्स यार अपने आप को कहना थोड़ा, आई फाउंड इट वेरी पॉम्पस। बैंड कल्चर उस टाइम नहीं था इतना ज़्यादा। हमारा जो स्ट्रेंथ था वो ये था कि हम वी वर द वन ऑफ द फ्यू बैंड्स जो नाचते और गाते साथ में थे। हम अभी भी आपको तो पता ही है, आपने शोज किए, हम जब गाते हैं और नाच रहे होते हैं फुल फ्लेजेड। So just for the audience we have to stop Karan
to go beyond the stage. Like he always loved to perform and like along with the audience. Yeah. और दूसरा है कि हम जब कोरियोग्राफी करते हैं पूरे गाने की तो हम उसमें प्लस नहीं करते हैं जो बहुत सारे सिंगर्स करते हैं. Okay. माइंड नहीं करते हम जिंदगी में कभी माइंड नहीं करते हैं. तो पहला आपको मैं एक किस्सा बताता हूँ. हमने पहली बार जब मेरी नींद की कोरियोग्राफी की थी और बहुत पेचीदा कोरियोग्राफी, हमारा जो कोरियोग्राफर डैनी वाज अ पार्ट ऑफ द बैंड, उसने ऐसी डिफिकल्ट कोरियोग्राफी करी कि हमें लगता था कि हम अपने सुर संभाल लें, अपने स्टेप संभालें. तो बहुत रिहर्सल करी हमने, 1.5 साल रिहर्सल करी. उसके बाद जो हम पहला शो हमने किया तो लोगों को सिर्फ हमारे हाफने की आवाज़ सुनाई दी, बिकॉज नाच रहे थे और गा रहे थे तो ऐसा था. उसके बाद हमारी ट्रेनिंग दोबारा से स्टार्ट हुई. इस बार हमें कहा गया कि अब तुम ट्रेडमिल पे भागो और गाओ. तो अनलेस यू डेवलप योर लंग कैपेसिटी आप ये नहीं कर पाएंगे साथ में. और आज हम बहुत उस बात पे बहुत वी फील वेरी प्राउड. We are the only band in the country right now who can actually sing and dance together without going plus. Yeah, I've seen that. I've seen that. So I can vouch on that. So Band of Boys के करियर जब पेस पकड़ लिया, you were traveling all over the world, ऐसे crazy fan moments भी आए होंगे. कुछ किस्से आप शेयर करना चाहेंगे? किस्से बहुत सारे हैं. मैंने रिसेंटली हम सियांग फेस्टिवल करके आए थे, उसमें मैं देख रहा था कि गर्ल्स वर लाइक ट्राइंग टू pull them in the crowd and kissing them and all that. I'm sorry, I'm not supposed to say this, but yeah, it was actually happened on camera. No, it happened many times during, because एक तो बहुत young band था, 19-20 साल के बच्चे थे, सारे खूबसूरत. हाँ था, they were all good looking people. I agree with you that. अभी भी सारे good looking हैं. But you know एक youth का एक अपना charm होता है, एक exuberance होती है. ऐसे बहुत सारे वाक़े हुए थे, लेकिन एक जो है एक या दो ऐसे हैं जो बहुत दिमाग में रह जाते हैं. जैसे हम दिल्ली में 31 दिसंबर को हम शो कर रहे थे एक कॉलेज में. Okay. और कॉलेज में हेवी बैरिकेडिंग थी और क्राउड बहुत बड़ा था, 10-15 हज़ार लोगों का क्राउड था. और सामने का जो पोर्शन था उसमें सिर्फ लड़कियां थी. Okay. और दे वर स्क्रीमिंग, शाउटिंग, व्हाटएवर. और एक पॉइंट पे वो ऐसा हुआ कि वो इतना मतलब बवाल हुआ कि जब हमें शो थोड़ा प्रीमेच्योरली बंद करना पड़ा, बिकॉज हमें अपनी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी. Okay. हमें सिर्फ लड़कियों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और हम उनको बार बार कह रहे थे कि चुप हो जाओ, बिकॉज हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम गा क्या रहे हैं. जी. और वो शो ख़त्म हुआ और हमने बंद किया शो को. हम शो से निकले और वहाँ से बैरिकेडिंग टूट गई. Okay. और हम यहाँ से जा रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दिल्ली में होनी थी, जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान की प्रेस आई हुई थी. और हमारे कॉस्ट्यूम्स थे सिल्वर कलर के, और हम वहाँ से निकले और लड़कियों ने बैरिकेडिंग तोड़ के पीछे आ गए, स्टेज के पीछे. और जो स्क्रैचिंग शुरू हुई उसमें हमारे सारे कपड़े फट गए. और दिल्ली की सर्दी थी, वी वर नॉट यूज्ड टू इट, वी वर बॉम्बे बॉयज़. एंड जब तक हम वो वहाँ से निकल के भागे तो वी वर लिटरली इन आवर अंडरवेयर, बिकॉज वी हैड टू गो स्ट्रेट टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड वी वर बेली कवर्ड. हमको तौलिए लेकर आ रहे थे हमारे मैनेजर्स कि ये लो, यू हैव टू फेस द. एंड उसमें से कुछ फोटोग्राफर्स जो है उन्होंने वो फोटो खींच ली जब हम अर्धनग्न, मुझे ढूंढनी पड़ेगी और हमें अटैच करनी है हमें. और वो छप गई. और वो इंडिया टुडे जैसी मैगजीन में छपी. तो दैट बिकेम अ मोमेंट फॉर अस. सो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बिकॉज हम स्पेशली लड़कियों को लेकर, बिकॉज बैंड मेंबर्स में सबसे नटखट कौन है? देखिए बैंड में चिंटू, बिकॉज एक तो बहुत विटी आदमी है और इनको मतलब ही हैज़ अ गिफ्ट ऑफ द गैब. वो बहुत काफ़ी नटखट है वो. और अभी भी मतलब ऐसा नहीं कि किससे बता सकते हैं उनके थोड़े ऐसे किस्से हैं थोड़े. मैं आपको 2 किस्से बताता हूँ. हम लास पाल्मास में थे, उसके बाद हम मैड्रिड से बार्सिलोना गए, बार्सिलोना से हम लास पाल्मास आए. और लास पाल्मास में हम एक बहुत ही शानदार आलीशान 7 स्टार होटल में ठहरे थे, जहाँ पर एक लगून थी. मतलब एक हमारी कॉटेजेस थी, इंडिविजुअल कॉटेजेस, और सामने एक लगून थी, लाइक अ रिवर पैसेज काइंड ऑफ स्पेस, प्राइवेट. एंड हमने शो किया, वापस आए और सबने बोला चलो चेंज करके हम थोड़ा पार्टी वार्टी करने के लिए जाएंगे. तो हम लोग पार्टी करने के लिए कहे पहले जी. और वहाँ पर हम किसी एक नाइट क्लब में गए जहाँ पर लड़कियाँ एक पोल डांस कर रही थी. ओके. है नो. और हम टेबल पे थे और वो लड़कियाँ डांस कर रही थी. और हमने अराउंड 21 और समथिंग. तो वहाँ पर हमने जो सिद्धार्थ था वो एक एक्स बैले डांसर था. तो ही वॉज फैंटेस्टिक. आई मीन उसका सिलेक्शन ही उसकी वजह से होता कि बहुत कमाल का डांसर था वो. और वो हमने उसको उकसाया कि ये लड़कियाँ तो बिल्कुल अच्छा डांस नहीं कर रही, तुम इससे ज़्यादा अच्छा डांस करते हो. एंड दे वर सफिशिएंटली इंटॉक्सिकेटेड एंड आई डोंट ड्रिंक. सो मेरे पास एक ड्राइवर्स व्यू था कि ये लड़कों टल्ली हो रहे हैं और मैं देख रहा था. मेरे को बड़े मजे आते थे बिकॉज आई कुड रियली टीज देम लेटर ऑन. और हमने उसको इतना चढ़ाया कि 10 मिनट के बाद सिद्धार्थ जो है, और चिंटू ने सबसे ज़्यादा चढ़ाया उसको,
कि वो लड़की को धक्का देकर वो पोल डांस कर रहा था। एंड इन अ नाइट क्लब इन लास पाल्मास द पीपल वेंट मैड बिकॉज वो पूरे बैले सीक्वेंसेस कर रहा था उसके ऊपर ऑन द पोल एंड ही वाज गोइंग कंप्लीट एंड पीपल वर लविंग इट। यहाँ पर मुझे लगा होता तो एक बात थी, मतलब पहले हमें लगा कि हमें फेंक दिया जाएगा बाहर, बट ही मेड अ हिट इन दैट डांस दैट ही डिड, पोल डांसिंग। उसके बाद हम वापस आए तो चिंटू ने बोला अभी तो आफ्टर पार्टी करेंगे, तो बोला भाई मैं सोने जा रहा हूँ। तो यार बोले तुम बहुत मतलब यू आर वेरी बोरिंग गाय। बोला भाई मुझे नींद आ रही है, हो गए अभी 12-1 बज गए, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। मैं कमरे में चला गया और उसके बाद मुझे कुछ स्प्लैशेस की आवाज़ आई, समवन स्प्लैशिंग। सो आई गॉट आउट ऑफ माय विंडो एंड आई सी Chintu has jumped into this lagoon naked, butt naked, no clothes at all. And I'm saying ये कौन गधा आदमी है जो मतलब अश्लील आदमी है जो ये क्या उसकी पिक्चर पब्लिश्ड है? Fortunately we were out of the country. And before we knew it, everybody else jumped in. Okay. And it became such a memory for us. और ऐसी बहुत हमारी memories हैं. In fact, one of the things that I'm doing, Mubin, is I'm writing a book on our escapades as Band of Boys. जो अगले I think 1-1.5 साल में आ जाएगी. That'll be quite a nice. इसी बुक को लेके मैं कहना चाहूँगा, आपने कई बार प्रोफेशंस चेंज तो नहीं कहूँगा कि आपने एड ऑन करते गए, कभी ऑथर, कभी होस्ट, ग्रेट इंडियन शो लाफ्टर शोज भी आपने होस्ट किए, एक्टिंग किया, सिंगिंग किए. सो why do you have a shift in everything, or do you enjoy to do everything together? So I'm a restless soul. What I do, your new book has recently yes, called Love at First Sex, which is out now on Fingerprint Publishers. I've written about 11 books in total. Wow. This is I think the 4th or the 5th book. One of my books has been adapted for a movie. Well, it's out there. I mean, people who have adapted it know about it. Is it Mukhbir? No, Mukhbir I'll come to later on. So for me, let me just tell you why I am like this. One is I feel that everything that I do has a symbiotic relationship with the profession I am in. Okay. जब मैं गाता हूँ तो it's art. जब मैं लिखता हूँ तो it's art. When I act, it's art. When I write, it's art. So it's all interconnected. So they have a very. But doesn't not have a conflict between inside you like? Not at all. So what I do is मैं जब एक्टिंग के लिए जाता हूँ, जब मैं मेकअप वैन में होता हूँ, तो वो जो खाली टाइम होता है ना, उसको मैं लिखने में लगाता हूँ. तो ऐसा कोई भी टाइम नहीं होता कि मैं I'm not being productive. I can shift as quickly as that. And मुझे ऐसा लगता है मोबिन कि अगर आपको कोई हुनर मिला है ना, तो वो बरकत मिली है भगवान से. तो आपको ना उसको हाँ, I'm blessed. I'm incredibly blessed because I also have a wonderful set of parents. मेरे माँ बाप जो इतने प्यारे हैं कि मुझे कभी इस बात का अंकुश लगा ही नहीं कि मुझे जिंदगी में करना क्या है. Dad is an आर्मी ऑफिसर, डेकोरेटेड सोल्जर फॉर द 1962, 65, 71 वॉर, जिसके ऊपर मेरी पहली किताब है. एक भाई 4 भाई जिन्होंने 62, 65 और 71 की जंग लड़ी थी, कॉल्ड बैटलफील्ड ब्रदर्स. तो फौजी होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे पूरी छूट दी कि जिससे तुझे खुशी मिलती है ना वो कर. और मुझे ये सारी चीज़ों से खुशी मिलती है. और वही चीज़ आपकी फौजी वाली थिंग आपके साथ आज भी है. मैं देखता हूँ कि आप 10 बजे सो जाते हैं, हाँ, 6 बजे उठते हैं. करेक्ट. You don't have on any of the like thing. No alcohol, no cigarettes, nothing, no substance. Which is the best thing about it. Like usually people, other side of the camera, people think that the actors must be having parties and everything. But if they will see your life, it's like something to learn from it. Like 10 o'clock sharp, you're going to the bed. Correct. Absolutely. 6 in the morning, you're awake. You do your riyaz and everything. And I've seen you used to regularly come on Instagram, putting morning sessions. Like you used to call morning. Something morning something. वो इसलिए करता था. मेरे को ऐसा लगता था कि जो गायकी जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें फिल्टर्स की ज़रूरत होती है. तो मुझे ये ऑटो ट्यून फिल्टर मुझे समझ में नहीं आता. मेरे अंदर एक धुन है, मेरे अंदर एक गाना है, वो गाना मैं दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूँ विदाउट एनी फिल्टर्स. तो मैं बस सुबह भले 5 आपने मुझे बताया था कि क्या करते हो तुम, मतलब बाल बिखरे हुए हैं. सुबह उठ के मैं देख रहा हूँ Karan has already done a live session and it's been recorded and I said okay I'm actually 9 o'clock I just want to get freshened but already एक सेशन आ चुका है. करेक्ट. तो जो धुन मुझे लगता था कि ये गाना मेरा आज मूड है तो मैं उसको गा देता था विदाउट सेकंड टेक. एक टेक में जो आया वो निकल गया, दिल से जब आवाज निकली. ये सारी चीजें इट्स लाइक ऑल आई एम श्योर इट्स कम फ्रॉम योर फादर एंड एवरीथिंग की जो उनकी जो घर में संगीत का बड़ा अच्छा माहौल था. तो मेरे पापा 20 इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और जिसमें जो सबसे डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ये हैं फ्लूट एंड वायलिन, जो कॉम्बिनेशन बड़ा अतरंगी है.
कि कोई इंसान जो फ्लूट बजाता है वो वायलिन कैसे बजा सकता है, एक एयर इंस्ट्रूमेंट है, एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो घर में मैंने म्यूजिक देखा तो वो तो खून के अंदर आना ही और था। बेसिकली मैंने जो भी बैंड ऑफ बॉयज़ के जो अभी नए गाने भी आपके सोलो भी आ रहे हैं, मैंने देखा है कि म्यूजिक आप ही बैठ के करते हैं, करेक्ट, आप ही उसको प्रोग्राम करते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट जाएगा, ये जाएगा। So have you been taught for all that stuff? I'm a learned musician. I've learned classical music for many years. So you understand all Yes, the I understand the principles. nuances of music. I understand production. I have a friend of mine, Agni, who's my music producer, but we sync very well with each other. He produces, but I write my music. Right. और मुझे क्या होता है, मेरे लिए मेलोडी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मेलोडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहना क्या चाहता हूँ, हर गाने के ज़रिए मुझे कुछ कहना होता है। तो वो मैं तो पहले मैं लिखता हूँ गाना। आपके बुक्स में भी कुछ वो दिखता जी है। बिल्कुल, यस, वो भी दिखता सारी है। किताबों में मेरे अगर थीम नहीं है ना मुबिन, तो मैं लिखूंगा नहीं। जी। अगर पढ़ने के बाद कोई इन्जॉय करेगा, कोई बोलेगा मुझे ये सीख मिली इससे, तो अगर वो सीख नहीं, मेरे को नहीं पता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, सो देन उस किताब को लिखने का मतलब नहीं है। इट हैज़ टू इंस्पायर। सो मूविंग आउट फ्रॉम बैंड ऑफ बॉयज़, मैं आना चाहता हूँ मुखबिर पर। जी, मुखबिर वाज वन ऑफ द you're very hot well. cake on Z Yes. for a very long time. yes. And so would you have to talk about something about it, like you did writing? So I wrote the story screenplay of the series. I also put the show up together as a creative producer, and that happened thanks to one gentleman called Shivam Nair, जो बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, और उन्होंने पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरे कांधों पे डाल दी। जबकि शुरू में थोड़ा जो नेटवर्क था, शायद उनको थोड़ा अगर रहा भी होगा, किसी कोई शक शुबा रहा होगा, तो वो दूर हो गया। उसकी दो वजह हैं, एक शिवम नायर थे और एक तरुण कटियाल थे, उस टाइम Z5 के हेड थे। तो उन्होंने बोला कि मतलब हो सकता था वो इस बात को ऑब्जेक्ट कर सकते थे कि ये उनका मार्की शो था मुखबिर, मतलब जी का सबसे बड़ा शो था, जो उनके जो ओनर्स हैं पुनीत जी हैं, उनका विजन था ये। और नए लड़के को लॉन्च करना। हाँ, और नए लड़के, वो तो मेरा थॉट था कि आई वांटेड अ न्यू बॉय एंड अ न्यू गर्ल। बट व्हाट वाज वेरी ग्रेटिफाइंग फॉर मी वाज कि जब शिवम सेट कि मुझे करण चाहिए ये करने के लिए, तरुण ने उसमें ऑब्जेक्ट नहीं किया। He just wanted me to deliver। और ऐसे लोग चाहिए हमारे नेटवर्क्स में जो ये बोलें कि यार हाँ, कि ये पैशन है। और लिखाई थोड़ी देखी थी उसने मेरी, थोड़ा सा उसको पता भी था। शिवम सर को मेरी राइटिंग पूरी शुरू से पता थी, बिकॉज मेरी राइटिंग का जो प्रोसेस था वो शिवम सर के थ्रू ही शुरू हुआ था। मतलब मैं जब एक्टिंग करता था तो बोलते थे तू लिखता और सोचता अच्छा है तो लिखा कर। So Zen apparently happens to be my friend. Zen, yeah, he's also a poet by the way, और बहुत अच्छा एक्टर है। जोया ऑफ कोर्स इज अ स्टार, तो अभी तो वो पिक्चरें कर रही है और बहुत बढ़िया शो, अभी तस्करी में उसने बहुत अच्छा काम किया है। जी। सो हमारा एक सेगमेंट है जो आजकल सारे पॉडकास्ट में होता है, तो हमने भी उसे अडैप्ट कर लिया, रैपिड फायर राउंड। सो बिना सोचे आपको जवाब देना। बिल्कुल। जी। One word your closest friends used to describe you. Passionate. Wow. Fame or peace of mind? Peace. Acting or music? Music. One habit you wish could change? One habit I wish I could change. Yeah, you could change. Being pedantic about things. One celebrity you would love to collaborate with? Arijit Singh. Wow. Yeah. One Bollywood crush? ये तो normally जा रहा है। Deepika Padukone. Wow. Yeah. Thank you for the rapid fire round. So Karan, moving ahead, I wanted to talk about like there would be some ups and downs in your life. You must have seen. Yeah. Like because if you become a celebrity, you're bent to happen, like a controversy happens around you. Yeah. So how do you deal with that, like trollings and all that stuff? Actually, trolling I don't give a shit about, honestly speaking, because जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, मुझे जानते हैं, और उनकी मोहब्बत मुझे मिलती है, उतनी काफ़ी है। जो लोग अभी मेरे बारे में ही कुछ बोलेंगे ना तो अच्छी बात है, बिकॉज वो करण ओबरॉय के बारे में बोले, रमेश फ्रॉम कानपुर के बारे में नहीं बोल रहे, विच इज़ ओके। इट कम विद द प्रोसेस ऑफ बीइंग फेमस। उस दिन जब मैं कैफियत का शो कर रहा था तो मैंने एक गाना लिखा था, छोटी सी खिड़की बड़ा सा शहर, विच सॉन्ग वॉज अबाउट लोनलीनेस, अबाउट बीइंग अलोन और फीलिंग ए सर्टन सेंस ऑफ पेन एंड एग्नी कि यार ऐसे डार्क टाइम पे लोगों ने आपको छोड़ दिया। के लिए उसका 2 लाइन गा सकेंगे? हाँ, श्योर। रिक्वेस्ट यू फॉर दैट। श्योर। छोटी सी खिड़की बड़ा सा शहर, गुजर जाती है थक के दोपहर, दीवारों पे सीलन पुराना सा रंग, मैं और मेरी तन्हाई रहते हैं संग, पर रोज़ एक वक्त ऐसा आता है मेरे कमरे के उस कोने में एक धूप का टुकड़ा गिरता है, थोड़ी देर के लिए ही सही मेरा घर घर जैसा लगता है।
Karan, you sing very very nice. थैंक यू। तो इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा और बता दूं विस्तार से कि जब ऐसा समय आता है जब आपको लगता है कि नथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज डार्क, जैसे सारे दरवाजे आपके लिए लग रहे हैं कि बंद हो चुके हैं, तब मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी में मोहब्बत बांटी है जी, तो इट फाइंड इट्स वे ओके, थ्रू क्रैक्स एंड क्रेविसेस, राइट, एंड सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद मी। जैसे ये गाना जो है एक सैडनेस की बात करता है, एक मेलंकॉली की बात करता है, बट उम्मीद की बात करता है, और वो उम्मीद है वो मोहब्बत जो आपने लोगों में बांटी है, एंड द वे पीपल लिफ्टेड मी अप फ्रॉम दैट क्राइसिस। मतलब कुछ लोग जो आपके ऐसे वक्त में थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, उनका नाम आप कैमरे पे लेना चाहेंगे? सुधांशु, पूजा, माय सिस्टर, अन्वेशी, माय होल बैंड, द होल बैंड ऑफ बॉयज़, एवरीबॉडी ब्रो। मतलब मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने याद किया जो 10-15 साल से मेरे साथ टच में नहीं थे। मतलब पहली बार जब मेरा व्हाट्सएप ऑन हुआ और मेरा फ़ोन क्रैश्ड बिकॉज द नंबर ऑफ मैसेजेस वाज सो ब्यूटीफुल। और तो वही होता है जब कोई बुरा हादसा आपके साथ होता है तो आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो आप बिटर और सिनिकल हो जाएं कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, या फिर आप बोलते हैं कि ये देखो कुछ गलत हुआ बट इतनी मोहब्बत है दुनिया में यार बटोरने के लिए और बांटने के ऐसा लिए। लगा कि मैं सब छोड़ दूं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज एक फिलॉसफी है, आई थिंक वो सबकी होनी चाहिए, जो बड़ी कमाल की मूवी है विच इज़ कॉल्ड रॉकी। रॉकी में एक डायलॉग है, लाइफ इज़ नॉट हाउ हार्ड लाइफ पंचेज यू, इज़ हाउ हार्ड यू कम बैक। मैंने इसमें एक और इजाफा किया है, इट्स नॉट जस्ट हाउ हार्ड यू कम बैक, इट्स हाउ हार्ड यू कम बैक एंड स्टिल हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। So that's the magic of So like right now I would have to ask, like, how do you give back to the society? You don't have to get back to society bro, because अगर आपका दिल साफ है, पाक है, और आप अपने आप से खुश हैं, और आपको पता है कि अब जैसे मैं आपको बताऊं कि सक्सेस हम डिफाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि आदमी सक्सेसफुल है बिकॉज ये बहुत बड़ा सिंगर है, ये बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, ये बहुत बड़ा एक्टर है। मैं ये कहता हूँ सक्सेस वो है कि अगर आपके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरा बड़ा अच्छा बेटा है, आपकी सिस्टर ये बोलती है कि आप बड़े अच्छे भाई हैं, आपके दोस्त आपको ये कहते हैं कि आप बड़े अच्छे दोस्त हैं, और जो आपको चाहने वाले आपके फैंस हैं ये कहते हैं कि अरे बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है जी। ये सक्सेस है, बाकी सब फ्रिल्स है। आई अंडरस्टैंड करण, आई अंडरस्टैंड। करण, मैं गुवाहाटी में कुछ दिन अभी रह रहा था और वहाँ पे काफ़ी लेजेंडरी सिंगर्स के ऊपर कैफ़ेज़ हैं Right. गुवाहाटी में, लाइक बिकॉज दे आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड ऑल दैट स्टफ। इनफैक्ट बैंड ऑफ बॉयज़ के काफ़ी गुवाहाटी, आसाम, नॉर्थ में बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। करेक्ट। Like people are still crazy when Band of Boys is performing. Absolutely. So मैं वहाँ पे एक बॉब डिलन के कैफ़े में बैठा था, Right. और उसी वक्त आपके सारे नए गाने बन रहे थे। Right. उस दौरान मैं रह रहा था वो कैफ़े में जाके मैं अक्सर अपना वक्त काटता था, तो आपने मुझे गाना भेजा और मैं वो गाना सुन रहा था, और कहीं ना कहीं मुझे वो रिसेम्बल्स लगा कि it's like what Bob Dylan used to do, you are doing in the same format, like it's something. Is it on the same lines? No, Bob Dylan is God of songwriting. I'm nowhere close to him. I think the only similarity we both of us may have is कि जो मैं ज़िंदगी में ऑब्जर्व करता हूँ, एब्जॉर्ब करता हूँ, मैं सिर्फ उसी के बारे में लिखता हूँ, एटलीस्ट मेरी पर्सनल जर्नी में। बैंड बॉयज़ के साथ क्या होता है, मुझे बैंड की सोनिक सिग्नेचर को पकड़ना पड़ता है और राइटिंग उसके हिसाब से करनी पड़ती है। और मेरी खुद की जर्नी में या कैफियत में मेरे को पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म है ये कहने के लिए कि यार अगर मेरे को फेम के बारे में कहना है, इंस्टाग्राम के बारे में कहना है, सोसाइटी के बारे में, जो उसमें, आई एम सॉरी मैं आपको यहाँ काट रहा हूँ, एक गाना है उसमें जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि पुरानी चीज़। हाँ, करेक्ट। यूजुअली आपने जो वो रूहें खड़े कर देता है कि जी. वो पीतल के बर्तन जिस पे हम नाम लिखा करते थे, करेक्ट, और वो हम उसे रखा करते थे, घर के छोटे से लड़के या लड़की के ऊपर वो नाम और बर्तन रखा जाता था। Correct. used to use all that thing. Where did you got all this language? It's always there in your mind to create something on those aspects. So I tell you as an artist, I'll tell you जो मेरी जो थॉट है वो ये है कि आर्टिस्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये होती है his power of observation, absorption, introspection and then expression. तो अगर ये चारों का जो मिश्रण आप सही, तो उसमें ना बहुत एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत इनक्रेडिबली सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, बिकॉज आप किसी चीज़ की गहराई तक जाकर उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर आपने किसी चीज़ को नोटिस किया है, सो अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप योर एबिलिटी टू राइट इट एंड पुट इट टू वर्ड्स, तभी कैफियत मेरे लिए बहुत, मेरा ओरिजिनल, आफ्टर मेनी ईयर्स मेरा एक ओरिजिनल एक्सप्रेशन है जो हर चीज़, जैसे मैंने हुनर को सींच ले, चर्चों को नहीं, गहराई को चुन ले, नुमाइश को नहीं। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है अबाउट द वर्ल्ड अराउंड मी,
और जो भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ उसको बेसख्ता लिख देता हूँ सोचे बगैर। जी। देन मुझे लेकिन कहीं ना कहीं लगता है, तो मैं ये आप नहीं कह सकते लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आप एक इंडियन वर्जन ऑफ बॉब डिलन की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक that is going to be the biggest compliment for any artist. बिकॉज आई लिसन टू हिज म्यूजिक, सो वो रिसेम्बलेंस मुझे लगा ये हिंदी वर्जन में, हिंदी भाषा में जो आप जो कर रहे हैं जी, वो काबिलियत से कम नहीं है। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। आई होप द वर्ल्ड फील्स लाइक दैट टू। दे विल ये जब गाने पहुंचेंगे, जहाँ तक मैं सुना है कि आप लगभग 200 गाने इसके लिख चुके हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली, एवरी एब्सोल्युटली। वीक देयर इज अ न्यू सॉन्ग मुझे काम आता है। यस यस यस। सो कैफियत, आपके लिए कैफियत क्या है? द मोमेंट, द हैपनिंग, द थॉट, मतलब मतलब अगर उसके मैं उसके डेरिवेटिव्स निकालूं तो सबसे इंपॉर्टेंट वाला होगा ऑथेंटिक, रियल, बिकॉज आजकल बहुत दुनियादारी में बहुत नकली बातें बहुत होने लगी हैं। लेकिन आज की जनरेशन पुरानी चीज़ों को वापस ला रही है, जो आपने जो म्यूजिक उसमें दिखा रहे हैं, जैसे लोग आज जी। कपड़ों से लेके सब चीज़ को लेके, जैसे लोग आजकल पुरानी चीज़ें यूज़ करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उसकी वजह है मोबिन, बिकॉज हम ना एक कल्चर में आ गए हैं जहाँ पर आवर अटेंशन स्पैन इज ऑफ ए गोल्ड फिश, क्विक 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 क्विक। तो हमें जो एंकर करने वाली चीज़ें हैं वो हमारा बचपन है, बिल्कुल, जिसमें बहुत सारी चीज़ें सॉलिड फाउंडेशन हुआ करती थी उन चीज़ों की। तो अब हम जब कुछ सॉलिड ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर वो गाने हमें मिलेंगे, बिकॉज देयर आर मेमोरी ट्रिगर्स कि यार वो एक ज़माना ऐसा था, वो दौर ऐसा था, वो वक्त ऐसा था जहाँ हम ऐसा फील करते थे। तो वी आर ऑल एट सम, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी लिव इन कम्युनिटीज़, वी अबाइड बाय कम्युनिटीज़, वी वांट एंकर्स, वी वांट रूट्स। तो जहाँ रूट्स आती हैं तो वहाँ पर एक इट्स अ वेरी वार्म फीलिंग एज एन इंडिविजुअल कि यार आई फील गुड बीइंग अराउंड दिस। तो वेदर it's a movie, whether it's a song, whether it's a personality, whether it's poetry. राइट। So I तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये कौन से ऑडियंस को कैप्चर करेगी? ऐसी कोई, देखो जब मैं गाने लिखता हूँ तो मैं ये सोचता नहीं हूँ कि ऑडियंस क्या सोचती है, मैं ये सोचता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ। बिकॉज़ आजकल यंगस्टर्स को तो पार्टी सॉन्ग्स, पार्टी दिस थिंग ये चीज़ चल रही है। ज़रूरी नहीं है, एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत इवॉल्व तबका है हमारी न्यू जनरेशन का, जो पोइट्री को बहुत पेटर्नाइज कर रहे हैं, थॉट को बहुत पेटर्नाइज कर रहे हैं, ओरिजिनलिटी को पेटर्नाइज कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग भी आ गई उसमें। तो इस सब का जो मिश्रण है, और इसकी एक अपनी ऑडियंस है। और जब 150 करोड़ लोग होते हैं ना एक देश में, तो आपका तबका अगर 1 करोड़ का भी है ना, तो बहुत बड़ा तबका है। जी जी जी। सो करण, कैफियत के क्या प्लान्स है? लाइक आप कैसे उसको आगे ले जाना चाहते हैं, और वेयर वी कैन सी दिस एंड हाउ यू वांट टू इवॉल्व इट टू द नेक्स्ट लेवल? सो कैफियत की सबसे बड़ा श्रेय तो आपको जाना चाहिए, बिकॉज यू गोइंग टू बी हैंडलिंग इट, बिकॉज पीपल डोंट नो दैट। आपने हम पे ट्रस्ट किया, उसके लिए बहुत सो TEF मैनेजेस मी एंड आई हैव बीन वेरी पेशेंट विद मी। जो मैं ये गाने लिख रहा था तो कुछ हो नहीं रहा था, मैं सिर्फ हर लिखे जा 10 रहा दिन था। में गाने आते थे हमें, हम सुनते थे 10 दिन में, बस गाने आ रहे थे, आगे क्या हो रहा था हमें नहीं पता था, गाने आ रहे थे। अभी प्लान ये है मोबिन की वी विल ट्रैवल विद दीज सॉन्ग्स। अभी 11 को हमारा शो है, सेकंड को बहुत सक्सेसफुल शो था, आई थिंक इंडस्ट्री के सारे लोग आए थे सुनने के लिए, और बहुत सराहना मिली। मतलब मेरा DM भरा हुआ है उन लोगों से जो मुझे कहते हैं, मेरा व्हाट्सएप भरा हुआ है जिन लोगों ने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी उसको देखने की। तो 11 जुलाई को तो इसका मुंबई कुछ में है। फॉर्मेट आप बताना चाहेंगे? एक्चुअली फॉर्मेट क्या रहेगा शो का? ये सारे नए गाने हैं कि कुछ पुराने 80s के 70s के गाने भी आप जोड़ना चाहेंगे इसमें? देखिए जो मेरा पहला शो था उसमें तो अगर 20 गाने थे तो 16 नए गाने थे, और मैं समझता हूँ कि वो गाने, नए गानों को पैलेट एडजस्ट करना मुश्किल होता है। बट गोइंग फॉरवर्ड इट विल बी हेल्दी बैलेंस ऑफ ओल्ड म्यूजिक, माई म्यूजिक एंड सम न्यू म्यूजिक, बट मोस्टली म्यूजिक विच विल ड्रिवन बाय पोइट्री, नॉट बाय साउंड। तो ये कभी नहीं होगा कि मैं कोई रैप्स गाना गा रहा हूँ या कोई 100-150 PPM का गाना गा रहा हूँ, वो नहीं होने वाला। जितने गाने होंगे वो पोइट्री के इर्द गिर्द होंगे। कोई बात कहना, जो वो बोलते हैं ना कि किसे पता कब कहाँ ज़िंदगी कैसे गुजर जाए, वो बात कर जो दिल में उतर जाए। तो जो भी बातें होंगी वो दिल में उतारने वाली बातें होंगी। और आइडिया इज टू ट्रैवल India and then travel the world, and you know you already have those plans where you're doing this. We will surely capture that, tap that, Yeah. One more thing, Karan, before we end the podcast, I want to ask, like, is that like as a couple of new books are also in the pipeline to be get published and all that. Yes. So is Karan going to back on television or on the big screen? Yes, I am going to be back on the television as well as the big screen. So there has been some conversation. I did a micro drama recently for Vipul Amritlal Shah, who's a filmmaker who's done Aankhein and Waqt and many other films he's done. Big film producer. उनकी एक कहानी थी, जो शाबिया वालिया डायरेक्टर हैं, जो मेरी होस्ट भी थी। जी बिल्कुल, फैंटास्टिक बात है, बहुत कमाल किया उन्होंने, समय बांधा उन्होंने। तो उन्होंने डायरेक्ट किया था वो, एंड मुझे बहुत मोहब्बत मिल रही है उसके लिए, और बहुत सारी गालियाँ भी पड़ रही हैं कि तुम टेलीविजन से गायब क्यों हो गए, या स्क्रीन के सामने से गायब क्यों हो गए।
तो अब जो है वॉट एवर ऑफर्स आई एम गेटिंग, अब इवैल्यूएशन वही होगा, मैं स्क्रिप्ट पढ़ूंगा वो समझ में आएगी। तो 2 शोज ऐसे हैं जो मैं आई हैव ऑलमोस्ट साइंड, वेयर आई हैव लाइक द स्क्रिप्ट एंड वी जस्ट हैव टू डिस्कस द कमर्शियल्स एंड देन आई एम ऑन। इंशाल्लाह सो वी विल बी सीइंग यू ऑन टेलीविजन Yes. बाय 2027। यस। जाते जाते एक सवाल, करण ओबरॉय शादी कब करेंगे? देखिए शादी मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मुझे शादी करनी है। शादी मीन्स कंपेनियनशिप फॉर अ लाइफ टाइम। Right. तो जब वो हो जाएगा तो जी। ऐसा तो कुछ कुछ ऐसा है अभी ऑलरेडी? फिलहाल तो नहीं है, बट यू नेवर नो, नेवर से नेवर। So I request you to, if you can sing any song from like Band of Boys, like श्योर श्योर। Yeah. आई थिंक गोरी है जो आई थिंक जिससे मोस्ट डिमांडेड सॉन्ग, तो वो मैं गा देता जी। हूँ। ऑल्दो उसका मैजिक आपको सुनना है तो बैंड ऑफ बॉयज को साथ लेकर आइए, 100% लेकिन मजा आएगा। कैफियत में पहली बार माइक अकेले आपके हाथ में है। कोई आपसे छीन नहीं सकता। जो चिंटू ने बोला भी था उस जी, जी, शो जी, के जी, दौरान जी, जी। कि अच्छा तूने जैसे ये लाइन आपको जाती है, ये 70 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये आपके। ट्रू ट्रू। So yeah, please go ahead. चाहा तुझे है जहाँ से भी ज़्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, पालू तुझे तो पालू जग सारा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार। Thank you so much, Karan. Thank you. It's an honor like to share like a screen with you, like जो इसको मैंने बचपन में टेलीविजन पे देख के हम बड़े हुए, गाने गाए और गुनगुनाते थे। अक्सर रेडियो का ज़माना था, मुझे पता है कि घर पे मार पड़ी थी बैटरियाँ खरीदने के लिए, क्योंकि चार्जेबल एफएम्स नहीं आते थे। Right. बट फिर भी हम करते थे कोशिश कि हमें गाने सुनने में। थैंक यू सो मच करण फॉर कमिंग। And thank you, Mubin. Before we go on a parting note, I must tell you, I must thank you for this incredible amount of faith and patience you've shown in the last 2 years to support me as an artist and be there for me. It's Thank an you. honor and pleasure to work with you, Karan. Thank you so Upwards and much. onwards. Thank you. Thank you.